नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन हब के इस वाईटी चैनल पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज कंप्यूटर अनुदेशक की एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है। तो इस वैकेंसी के बारे में आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने पद है इसके अंदर, इसके आवेदन की तिथि क्या है, इसकी अंतिम तिथि क्या है, क्या आपका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, इन सभी चीज़ों को लेकर अपन इस छोटे से वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को आप देखिए और सुनिए, समझिए कि आपकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन। देखो, राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026, जिसके अंदर 3,951 पदों के लिए संपूर्ण जानकारी और अचूक तैयारी का एक मास्टर प्लान है, जिसको बहुत अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस एक बहुत बड़ा सपना होता है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारी खुद के लिए। जो है ये चीज़ें ज़रूरी होती है ताकि आने वाला जीवन हम बहुत अच्छे से निकाल सकें। तो देखिए इसके अंदर क्या चीज़ है और क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो अपन जो है यहाँ पे पदों की कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर पद कितने हैं। तो पहला डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि 3,951 पद इसके अंदर आपके है। अब इसके आवेदन की जो तिथि दी गई है वो आपके 25 मई से 23 जून तक, यानी 23 जून से आपको पहले पहले आवेदन कर देना है। क्योंकि बाद में जब अपन आवेदन लास्ट डेट के अंदर जाते हैं तो कई बार हमारा आवेदन जो है वो अटक जाता है, कई बार जो है भीड़ ज़्यादा होती है तो हम प्रॉपरली जो है उस चीज़ को नहीं कर पाते या टेंशन्स में रहते हैं। तो आपको टेंशन नहीं करनी है। 25 मई से 23 जून के बीच में बहुत ज़्यादा समय है, ईजिली आप जो है इसके अंदर आवेदन कर दीजिए। उसके बाद परीक्षा की तिथि क्या रहेगी, तो परीक्षा की तिथि जो हाल ही के अंदर बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई है वो 22 और 23 अगस्त 2026 आपकी रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद देखो, परीक्षा का जो मोड रहेगा वो जनरली ऑफलाइन रहेगा, ओएमआर मोड रहेगा। सीबीटी का भी अपन इसके अंदर ऑप्शन ले लेते हैं कि हो सकता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, तो उसके अंदर कोई भी पैटर्न हो परीक्षा का, वो हमें उस समय जो भी हमारे पास हमारे सामने जो रहेगा वो अपन उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे परीक्षा का मोड ऑफलाइन सीबीटी दोनों अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कुल पद कितने हैं, आवेदन की तिथि और परीक्षा की तिथि। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे जो पदों का वर्गीकरण है उसके अंदर दो तरह की पोस्ट हमारे सामने है। कितने तरह की? दो तरह की पोस्ट है। एक तो पोस्ट है हमारी वरिष्ठ अनुदेशक की और एक पोस्ट है हमारी बेसिक अनुदेशक की। वरिष्ठ अनुदेशक के जो पद है वो 322 पद है टोटली, और जो बेसिक अनुदेशक के पद है वो 3,629 है टोटली। जो हमारे 3,951 पदों के ऊपर हमने बात की है उसके अंदर से हमारा जो यहाँ पे बेसिक के हैं वो वरिष्ठ के हैं वो कितने 322 और बेसिक के कितने 3,629 पद है। अब इसके अंदर दो विभाग है हमारे पास बड़े बड़े, एक माध्यमिक शिक्षा विभाग है और एक संस्कृत शिक्षा विभाग है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद देखोगे तो 3,415 मिलेंगे आपको, जिसमें टीएसपी के 2736 है और नॉन टीएसपी के 2736 है और टीएसपी के 679 पद है। ठीक है। वरिष्ठ के 300 मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है। और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर बेसिक के आपको 214 पद मिलेंगे और वरिष्ठ के कितने मिलेंगे 22 पद मिलेंगे आपको। तो 322 जो वरिष्ठ के हैं, 300 तो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर है और 22 किसके अंदर है, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर है। तो दो विभागों के अंदर ये वैकेंसी होने वाली है आपकी। ठीक है। और दो पदों पर होने वाली है। उसके बाद देखो इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, क्योंकि इसके अंदर कई सारे डाउट्स रहते हैं कि भाई इसकी जो कंप्यूटर अनुदेशक की जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो उसको लेके कई बार स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो है उसके लिए स्नातक ए लेवल का आपके पास डिप्लोमा हो या फिर जो है पीजीडीसी आपके पास होना चाहिए 1 वर्ष का न्यूनतम। ठीक है। या फिर बीटेक आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो इंजीनियरिंग की कौन कौन सी ब्रांच है, सीएस है आपकी, कंप्यूटर साइंस हो जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपने कर रखा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो जाएगा ईआईसी के अंदर, या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कोई इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, तो ये जो बी और बीटेक के जो स्टूडेंट है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी किए हुए हैं, बीएससी के अंदर जिसके अंदर खास तौर से सीएस और आईटी जिसके रहा है
वो बीएससी वाले स्टूडेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री अगर रही है तो जो है इसके अंदर शायद आप जो है नहीं कर पाएंगे, शायद क्या सीएस और आईटी उसके अंदर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और बीसीए अगर आपने कर रखा तो भी आप इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन वरिष्ठ की बात करें, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो है उसके लिए आपका एमई होना चाहिए, या फिर एमई टेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांच, वही ब्रांच है आपकी सीएस है, आईटी है, ईसीई है, ई ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो जाएगा, या फिर एमएससी है अगर आपके पास सीएस और आईटी के अंदर एमसीए है, या फिर बी लेवल सी लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों की अलग अलग योग्यताओं की बात अपन ने यहाँ पे कर ली है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, कौन सी योग्यता हमारे पास बेसिक के लिए होनी चाहिए और कौन सी योग्यता हमारे पास जो है वरिष्ठ अनुदेशक के लिए होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन जो आयु सीमा है उसकी, क्योंकि आयु सीमा को लेकर भी कई बार अपन परेशान रहते हैं कि कितनी आयु इसके अंदर होनी चाहिए। अब देखो 18 से 40 वर्ष की हमारी इनके बीच में हमारी आयु होनी चाहिए। इसके अलावा छूट हमें जो मिलती है वो अलग से मिलेगी कैटेगरी वाइज। इसके अलावा देखो गणना जो है ये कब से की जाएगी, तो 1 जनवरी 2027 के अनुसार ये गणना होगी। उस समय आप 18 साल के होने चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी इसके अंदर शामिल है, आपके अतिरिक्त 3 वर्ष की छूट भी इसके अंदर शामिल है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात करेंगे 600 और 400 है। 600 और 400 का मतलब है जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनकी 600 रुपये फीस होगी, और रिजर्वेशन के अंदर जो कैटेगरी आती है उनकी 400 रुपये आवेदन की फीस होगी। आप एसएसओ या ओटीआर के माध्यम से ये फीस आपकी लगेगी। ठीक है, अब इसके अलावा देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि वेतन और भत्ते क्या होते हैं, इसके क्या वेतन हमें मिलने वाला है इसके अंदर, तो उसकी बात अपन करते हैं। सबसे पहले देखो प्रोबेशन काल जो दो साल का होगा उसके अंदर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करोगे तो आप 18,500 रुपये प्रति माह फिक्स पेमेंट पाओगे, और वरिष्ठ के अंदर 23,700 रुपये फिक्स पेमेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा 2 साल तक। ठीक है, उसके बाद अपन जो है प्रोबेशन के बाद की इन हैंड हमारे कितना होगा, हमारे हाथ में कितना आने वाला है, तो बेसिक का जो लेवल होता है पे बैंड लेवल जो है वो लेवल 8 के अंदर ये वैकेंसी आती है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, और इसमें हमारे पास जो पेमेंट आएगा 35,000 से 40,000 के बीच आने वाला है। बाकी भत्ते वत्ते जो है इसके अंदर शामिल होंगे। अब देखो वरिष्ठ अनुदेशक की बात करें लेवल 10 के अंदर आता है 45,000 से 55,000 के बीच में इसकी पेमेंट रहने वाली है वरिष्ठ अनुदेशक की। ठीक है, और 5 वर्ष के बाद अनुमानित अगर आप देखोगे तो बेसिक जो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो पेमेंट रहने वाली है 45,000 से 50,000 और वरिष्ठ की 60 से 70,000 के बीच में रहने वाली। बाकी डीए है, एचआरए, टीए है, पेंशन का लाभ है, ये सारी सुविधाएं तो गवर्नमेंट के अंदर रहती है, तो ये तो हमें मिलना ही मिलना है। ठीक है, उसके बाद देखो अपन बात करते हैं, देखो उसके बाद अपन बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखो परीक्षा के पैटर्न की बात करें, कुल अंक आपके कितने होंगे 200 होंगे, और कुल समय आपको जो मिलेगा 4 घंटे। अब 4 घंटे क्यों है, क्योंकि हमारे पास 2 पेपर है और दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय दिया गया है। देखो पहला पेपर जो है नॉन टैग से रिलेटेड होगा। नॉन टैग यानी कि हमारे ब्रांच के क्वेश्चन इसके अंदर नहीं रहेंगे, ब्रांच के क्वेश्चन के लिए हमारे पास सेकंड पेपर होगा। अब इसके अंदर जो नॉन टैग वाला है ये 100 अंक का होगा और 2 घंटे इसका समय रहेगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, और एक रील भी डाली थी मैंने जिसके अंदर 40% आपको प्रत्येक पेपर के अंदर लाना अनिवार्य है। दोनों पेपर है, दोनों के अंदर 40% लाना है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग अगर हो रही है तो वो भी इसके अंदर शामिल है कि भाई नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, उसके बाद आपको 40% यहाँ पे लाना है प्रत्येक पेपर के अंदर। सेकंड पेपर जो है टैग का होगा आपके, ये भी 2 घंटे का है, पहला पेपर भी 2 घंटे का होगा। अब यहाँ पे देखो जो हमारा पहला पेपर है उसका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर फर्स्ट का सिलेबस आप देखोगे राजस्थान जीके, जिसके अंदर आपका इतिहास है, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, भूगोल वगैरह ये सारा आ जाता है इसके अंदर। और तार्किक क्षमता जो रीजनिंग की बात अगर अपन करें तो रीजनिंग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग रहेगी आपकी, निर्णय क्षमता रहेगी, समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक प्रश्न जो है इसके अंदर आपके रहने वाले। इन सभी जो है टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अंदर। और गणित और विज्ञान की बात करेंगे तो बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान आपको होना चाहिए, यानी कि जो हमारी न्यूमेरिकल मैथ्स होती है जिसको अपन जनरली अंक गणित कहते हैं, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। डेटा की व्याख्या है, चार्ट ग्राफ से रिलेटेड जो 10th स्तर के क्वेश्चन आते हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा सामान्य विज्ञान का भी
यहाँ पे जो है वेटेज रहने वाला है, उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, उसके अलावा करंट अफेयर्स का रोल भी इसके अंदर रहेगा। राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हैं या सरकारी योजनाएं जो है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय नहीं पढ़ना है क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय भी आपको पढ़ना है जो हमारे भारत के साथ जुड़ा हुआ है। अब अमेरिका और जापान के बीच में क्या हो रहा है उसको अपन को नहीं पढ़ना है, लेकिन अमेरिका का भारत के साथ क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की बात अगर अपन करें यहाँ पे कि पेपर 2 का सिलेबस क्या रहेगा। पहले पेपर का सिलेबस तो अपन ने देख लिया, पेपर 2 का सिलेबस आप देखोगे तो सबसे पहले वेब पेडागोजी रहेगा आपका, डेटा और नेटवर्क्स का रहेगा, प्रोग्रामिंग का रहेगा, कोर फंडामेंटल्स इसके अंदर शामिल होने वाले आपके, ठीक है, सारे लैंग्वेज से रिलेटेड। इसके अलावा देखो आप यहाँ पे जो है मासिक मास्टर रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए भाई। इसकी तैयारी के अंदर अगर आप जा रहे हो तो आपको एक प्लान के साथ जाना चाहिए, और ये प्लान क्या होता है बहुत इजी वे के अंदर मैंने ये इसको बनाया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको भाई यहाँ पे 31 मई डेट दे रखी है, डेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी डेट हो आप उस डेट से तैयारी शुरू कर दें। मैं तो कह रहा हूँ आज ही से आप तैयारी शुरू करें। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो चरण है हमारा फाउंडेशन का होगा कि भाई हम फाउंडेशन के लिए क्या करें। सबसे पहले आप सिलेबस को समझो, इसके अलावा कंप्यूटर के कंसेप्ट है उनको पूरे करो, शॉर्ट नोट्स के बनाना शुरू करो, ये शुरुआत कर दो, मतलब फाउंडेशन का मतलब शुरुआत कर दो। और सेकंड के अंदर एक्सेलरेशन, अब आपको गति बढ़ानी है, और गति बढ़ा के 70% सिलेबस आपको जो है पूरा कर लेना है। कब तक? जून तक आपको पूरा कर लेना है, जून से थोड़ा जुलाई तक भी आप चले जाएं, लेकिन एक बार सिलेबस को आप खत्म कर दें ताकि बाद में टेस्टिंग के लिए हमारे पास समय बचे कि उसको टेस्ट दे सके, मूल्यांकन कर सके अपन की कितनी तैयारी हमारी सही दिशा के अंदर जा रही है। उसके बाद फाइनल के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि भाई कौन सा विषय कठोर है कौन सा सरल है, तो उसके हिसाब से सेलेक्टेड चीजें आप फाइनल के अंदर पढ़े, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे कि भाई सफलता के मूल मंत्र क्या है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले अपन गलतियों की बात करते हैं कि क्या नहीं करना। देखो 1/3 नेगेटिव मार्किंग को नजरअंदाज करते हुए तुक्के नहीं लगाना आपको, बहुत सारी किताबों को नहीं पढ़ना है, तकनीकी विषयों पर केवल ध्यान देना आपको, राजस्थान जीके छोड़ देना, ये इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। बिना किसी ठोस रणनीति के आपको कोई अव्यवस्थित पढ़ाई नहीं करनी है, एकदम व्यवस्था के अंदर करना है। अब देखो यहाँ पे प्रतिदिन एक पिछले वर्ष का पेपर आपको PYQ हल करना है, इसको छोड़ना नहीं है। मतलब ये 90% तैयारी आपकी यही है PYQ। और त्वरित रिवीजन, फास्टली रिवीजन के अंदर शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। इसके अलावा टाइमर लगा के आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, और दोनों पेपर्स जो है टैग और नॉन टैग को दोनों को समान महत्व देना है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि नॉन टैग तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि 40% अब प्रत्येक पेपर के निश्चित कर दिए हैं। तो दोनों पेपरों को अच्छे से आपको तैयार करना है, टैग वाला भी और नॉन टैग वाला भी। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी जो स्ट्रैटेजी है आपकी समझ में आई होगी, और जो भी डाउट है आपका वो क्लियर हुआ होगा इस बारे में जो कंप्यूटर अनुदेशक को लेकर रहा होगा। तो जल्दी से जल्दी जो है आप फॉर्म फिलअप कर दें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दें। नमस्कार, सिलेक्शन हब के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।